बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा बोरिंग कॉस्ट का कुरैशी स्टील वर्क्स के नाम से क्वेश्चन क्या था कंप्लीट किया था, लेकिन उसमें हम एक इजाफी रिक्वायरमेंट ऐड कर रहे हैं जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन का तो पार्ट नहीं थी लेकिन एग्जाम में आती है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि हम उसका एसएफ एक्सट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं 30 जून को। तो हम सबसे पहले उसका एरिया कवर कर लें। कुरैशी स्टील लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 30th June 2010. Rupees in thousand. Assets. उसके बाद नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमारे पास क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWI, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा ही है। तो जरा बताएंगे आप लोग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे कितना काम हो चुका था और कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो चुकी थी? 79,676 79,676 तो यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कोई करंट एसेट है हमारे पास? करंट एसेट बताइए, क्वेश्चन में कोई करंट एसेट है? ठीक है। अब आप में ये सलाहियत होनी चाहिए बेटा कि आप पेपर के अंदर वैल्यूज डायरेक्ट वर्कआउट कर सकें। बिल्कुल करेक्ट। एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्टर, तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां लगाई मैंने हेडिंग एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर की। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को 100 मिलियन का 10% दिया, यस और नो? 100 मिलियन मतलब 1 लाख, मतलब रुपीज इन थाउजेंड में 1 लाख, रुपीज इन थाउजेंड में 1 लाख लिखूंगा ना उसको, 3 जीरो कॉमन ले लिए। 100 मिलियन का मैंने 10% दिया, 100 मिलियन में से मुझे 75 मिलियन के बिल इश्यू हो चुके हैं। तो 100 मिलियन के 10% में से 75 मिलियन का 10% एडवांस क्या हो चुका? सेटल हो चुका, यस और नो? तो अब एडवांस जो बाकी है वो कितना है? जो बिल मुस्तकबिल में इशू होने हैं वो कितने हैं? इन दोनों का डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाई 0.1 कर दिया।
यानी मुस्तकबिल में कितने बिल इशू होने हैं? 25 मिलियन के, और 25 मिलियन का 10% कितना बनेगा? 2500, 2500। बताओ बेटा, यस और नो? जवाब दो। तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यू 2500 मिल गई आपको, क्या मुश्किल बात है? तो पेपर में हमें ये अप्रोच सीखनी है कि हम डायरेक्ट मतलब एंट्रीज देखे बगैर हम ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म करें, ऐसी वर्किंग परफॉर्म करें जिससे डायरेक्ट हमें रिजल्ट्स मिलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद सोचिएगा, एक चीज और मान लेते हैं, जितना भी इंटरेस्ट है वो मान लेते रिसीव नहीं हुआ, ताकि इजाफी चीजें आ जाएं इसके अंदर। इंटरेस्ट रिसीवेबल, हाँ जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो जरा बताइए कितना? 395। अच्छा जी, एक और चीज आ रही है, क्लेम रिसीवेबल। अब क्लेम रिसीवेबल, वो जो डैमेजेस हुए थे वो कितने के हुए थे? 1 मिलियन के हुए थे ना साइट पर? जवाब दे। जिसकी वजह से 1 मिलियन हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े। क्वेश्चन अगर रीड किया तो सबको बात समझ में आनी चाहिए ना बेटा। डैमेजेस कितने सस्टेन हुए थे साइट पर? 1 मिलियन के। वो तो हमने पे कर दिए थे, लेकिन उसमें से हमें कितना अमाउंट रिकवर होना था? 75%। क्वेश्चन याद है सबको? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये अगर आप देखें, पहला पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है, on April 30, 2010, invoice of rupees 1.5 million was raised by the contractor for damages sustained at the site on account of rains. After negotiation, QSL finally agreed to make additional payment of rupees 1 million to compensate the contractor. The amount was paid on May 15, 2010. It is expected that 75% of the payment would be recovered from the insurance company. तो जो आपने पेमेंट की है उसका 75% रिकवर हो जाएगा। तो उसको आप क्या मानते हो? क्लेम रिसीवेबल मानते हो? क्लेम रिसीवेबल या क्लेम रिकवरेबल? $1000 का 75%, 750। हाँ जी, कोई और करंट एसेट बताइए, कोई और करंट एसेट? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये एसेट साइड को हमने क्या कर दी? कंप्लीट कर। ठीक है जी ना। अब उसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो कौन सा? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी तो कोई नहीं हमारे पास, हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, इक्विटी में हमारे पास राइट शेयर्स हैं। तो अगर वो राइट शेयर दिखा दें हम, तो वो शेयर कैपिटल हमारा 15,000 से बढ़ जाएगा जो हमने शेयर इशू किए हैं। खैर, तो बाकी तो हमारे पास शेयर कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो राइट शेयर हमारे पास जनरेट हो, अगर हम उनको दिखाना चाहते हैं तो अलग बात।
शेयर कैपिटल एंड रिजर्व लिख दें, 15,000 से। ठीक है, अब ये रिजर्व्स क्या होते हैं इस पर मैं बात करूंगा आपसे आगे चल के, लेकिन अभी जैसे मैंने लिख दिया उसको आप वैसा लिख दें। अच्छा, उसके बाद आप हेडिंग लगाएं किस चीज की बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा बताइए, अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है हमारे पास। ठीक है, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट आएगी या स्पेसिफिक लोन आएगा बेटा, आप क्या कर रहे हो बताओ मुझे। ठीक है, स्पेसिफिक लोन है। स्पेसिफिक लोन कितना लिया था आपने, 25 मिलियन का, इसमें 5 मिलियन आप रीपे कर चुके हो, तो कितना पे करना बाकी है, जवाब दो भाई। आपने दिसंबर को लिया था ना स्पेसिफिक लोन, दिसंबर के मंथ में लिया था, फिर आपने मई के मंथ में उसकी एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जवाब दे दो बेटा। सही है, आपने मई के मंथ में उसकी एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जब आपने 25 मिलियन में से 5 मिलियन रीपे कर दिया तो आपका प्रिंसिपल कितना बचा, 20 मिलियन, और 2 इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर दोगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में 5-5 मिलियन की, यस और नो। ये बात समझाओ मुझे, क्या आपको अगली 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो आपको अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहां देखो जरा, 25 मिलियन का लोन रेज हुआ था, इसमें से मैं 5,000 इसलिए माइनस कर रहा हूं कि मैं पे कर चुका हूं, और 10,000 जो कि 5,000 और 5,000 का सम है, मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं कि ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे हो जाएगा, ये बाय नेचर करंट है, नॉन करंट नहीं है। तो मैं नॉन करंट में कितना लोन रिपोर्ट कर रहा हूं, 10,000। अच्छा जी, इट मीन जो मैंने 10 माइनस किया ये मैंने पे नहीं किया, ये पे होगा, लेकिन इसको मैं कौन से सेक्शन में दिखाऊंगा, करंट सेक्शन में दिखाऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई और नॉन करंट लायबिलिटी है, रिटेंशन मनी, बिल्कुल, और वो बिल्डिंग कंप्लीट होने की भी 1 साल बाद क्या होगी, पे होगी। तो बिल्डिंग कंप्लीट होने के 1 साल बाद का मतलब क्या, अभी तो बिल्डिंग कंप्लीट होने के अंदर क्या है, 6 महीने और फिर 1 साल और, आज हम 30 जून पर हैं और बिल्डिंग का अभी सब्सटेंशियल पीरियड अगले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करेगा 6 महीने का। पर रिस्पॉन्स करें सब लोग, बनाए मेहरबानी। तो जितने बिल इशू हो चुके हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, रिटेंशन मनी निकालना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। सिंपल, आप क्या करें, जो बिल इशू हो चुके हैं उनका सम लिखें 75,000 और उसका निकालने कितना 5%, क्योंकि अब तक जो बिल इशू हुए उनका आपने 5% क्या किया, रिटेन किया, 3,750। समझे बात या नहीं, जवाब दें भाई, सब लोग रिस्पॉन्स करें। 2 ही बंदे बात कर रहे हैं मुझसे जो होमवर्क कर कर आए, बाकी तो ऐसे ही बैठे हुए देख रहे हैं। कम से कम पार्टिसिपेट करें, रिस्पॉन्स करें भाई सब लोग। जो बिल इशू हो चुके हैं, अगर आप एंट्रीज का सम करेंगे तो अलग अलग एंट्रीज का सम करके देख लें, रिटेंशन मनी का सम 3,750 ही बनेगा। अगर आपको डिफिकल्टी हुई है तो फिर आपको जाके पहले पिछली एंट्रीज रिवाइज करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, शॉर्टकट्स नहीं है।
अगर आप चाहते हैं आप एग्जाम में जल्दी काम करें तो पहले आप पीछे मेहनत करके आइए और वहां सम करें, और वो सम जाहिर सी बात है जितने भी बिल इशू हुए उनका ही पैसा आपने रिटेन किया अपने पास। अच्छा जी, इसके अलावा तो कोई और नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है हमारे पास? जवाब दीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं कहां पर, करंट लायबिलिटी की तरफ। करंट लायबिलिटीज बताइएगा, करंट लायबिलिटीज क्या है? सबसे पहले बिल पेएबल, बेहतरीन बात। तो बिल पेएबल तो कौन सा होगा? सिर्फ आखिरी बिल होगा ना, आखिरी बिल होगा ना। आखिरी बिल मतलब जो आखिरी बिल हमें 3 बिल, हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में 4 बिल मिले हैं जिसमें से 3 पे हो चुके हैं, 1 पे होना बाकी है। यस और नो? सबसे पूछ रहा हूं, सबसे एक एक बंदा रिस्पॉन्स कर दे भाई, बराए मेहरबानी। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट बिल जो हमने रिसीव कर लिया लेकिन पे नहीं किया अब तक, लास्ट बिल जो हमने रिसीव कर लिया लेकिन पे नहीं किया अब तक, वो कौन सा है? आखिरी बिल कितने अमाउंट का आया था बताइए जरा सब लोग। व्हाट वाज द साइज ऑफ लास्ट बिल? 15 मिलियन। तो 15 मिलियन का आपने 10% एडवांस से एडजस्ट किया, 5% रिटेन किया, मतलब इस 15 मिलियन का आपने पे करना है 85%। तो इसका 85% आपके लिए क्या है? पेएबल है, 12,750। ठीक है जी। उसके बाद करंट मेच्योरिटी ऑफ लोन कितनी? 10,000। उसके बाद इस स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट पेएबल जो है, अच्छा दिसंबर से लेके मई तक का इंटरेस्ट सब पे हो गया। अब नो नो, दिसंबर से मई तक का तो इंटरेस्ट हमजा बेटा पेड है, पेड है ना, एंट्री चेक करो। जो पेड है वो लायबिलिटी थोड़ी है। अब जो 1 मंथ का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था और पे नहीं हुआ था, जिसकी हमने एंट्री बनाई थी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। और वो इंटरेस्ट निकला था सिर्फ जून के महीने का। क्या इंटरेस्ट रेट था? 13% मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, 217। ये इंटरेस्ट पेएबल था। अब वो अगर आप फर्दर चाहें तो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा सकते हैं, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का प्रैक्टिकली जो एसओएफ में बैलेंस आएगा वो एक्चुअल बैलेंस आएगा, वो एवरेज बैलेंस नहीं आएगा। समझे बात को? तो अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता हूं तो मैं फिल वक्त तो एवरेज दिखा दूंगा, और वो एवरेज बैलेंस कितना रहा आउटस्टैंडिंग होल ईयर, पूरे साल में कितना बताइए? जवाब दीजिए बेटा, कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 60,000। और उस पर इंटरेस्ट कितना अक्रूड हुआ? 60 मिलियन। 60,000 एंड 60 मिलियन, 60 मिलियन तो है, लेकिन इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना अक्रूड हुआ? 9 मिलियन। जवाब दें। तो अगर मैं देखिए, मैं फिर रिपीट करूं, ये एवरेज बैलेंस नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन मैं इस एवरेज को एक्चुअल अज्यूम करते हुए क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। वरना हमेशा बैंक अकाउंट का बैलेंस शीट ही जाता है कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट का बैलेंस शीट ही मौजूद हो, भले ओवरड्राफ्ट हो, और आपके पास एवरेज बैलेंस भी मौजूद हो, लेकिन आप एसओएफई में कौन सा बैलेंस लिखेंगे? बैलेंस शीट। ओके, याद रहेगा ना? फिल वक्त मेरे पास कोई बैलेंस मौजूद नहीं, तो मैं इसी को बैलेंस शीट अज्यूम कर रहा हूं।
ताकि मैं अपनी एसएफपी के एक्सट्रैक्ट में मैक्सिमम आइटम कवर कर सकूं। इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 9 मिलियन। ठीक है जी, अभी आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है बेटा, इन दोनों बॉक्सेस का सम करेंगे और ये आपकी इक्विटी और लायबिलिटी साइड आ गई आपके पास। अब मुझे बताइए, अब ये एसएफपी का एक्सट्रैक्ट कितना आइटम कवर हुआ? आपने एक्सपेक्ट किया था इतने आइटम कवर होंगे? ये पूरा एसएफपी का एक्सट्रैक्ट बना है। अगर ये एग्जाम में आता है तो इसकी ही जो मार्क्स होंगे वो 10 से 12 नंबर होंगे। तो इतने सारे आइटम कवर करना एग्जाम में जल्दी से उसको बना लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और उसके लिए वो माइंडसेट चाहिए होगा जो हम पहले एंट्रीज बना के डेवलप कर चुके हैं। लेकिन पेपर में अगर एंट्रीज नहीं आती, डायरेक्ट एसएफपी का एक्सट्रैक्ट आता है, तो फिर हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम डायरेक्ट एसएफपी का एक्सट्रैक्ट बना सकें बगैर एंट्रीज को देखे, क्वेश्चन को रीड करके। ये मजाक बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट एसएफपी एक्सट्रैक्ट बनाना मजाक बात नहीं है। इस चीज को कंसीडर करें, इस चीज को समझें। ठीक है बेटा, बात क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है? जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा सब लोग। आप सबके जवाब का मुंतजिर हूं। अब आपको आज एक टास्क दे रहा हूं, वो टास्क क्या है? वो टास्क ये है कि आप ईयर एंड अज्यूम करें 31 दिसंबर। क्या अज्यूम करें? इसी कुरैशी वाले क्वेश्चन में ईयर एंड अज्यूम करें 31 दिसंबर। कर लिया अज्यूम? जवाब दें, कर लिया अज्यूम? अच्छा, अब इस तरह सोचें कि भाई 1 जुलाई से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 2009 से, और 31 दिसंबर 2009 पे 6 महीने पे एंड हो गया। मतलब 6 महीने फॉल कर गए पहले सब्सटेंशियल, पहले अकाउंटिंग पीरियड में। और फिर जनवरी टू दिसंबर जो अगले 12 महीने वो फॉल कर रहे हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो यानी इट मींस दैट पूरा सब्सटेंशियल पीरियड खत्म हो रहा है 2 अकाउंटिंग पीरियड, 1.5 साल। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको 2 साल की एंट्रीज, 2 साल के एक्सट्रैक्ट्स और 2 साल की एसएफपी, 2 साल की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज वर्कआउट करनी है। ये एक तो करनी है जुलाई टू दिसंबर, और फिर जनवरी टू दिसंबर अगला अकाउंटिंग पीरियड, जुलाई 1 2009 टू 31 दिसंबर 2009, देन 1 जनवरी 2010 टू 31 दिसंबर 2010। इस क्वेश्चन में अमेंडमेंट कर लें अपनी तरफ से और 2 बिल्स बढ़ा लें जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में आएंगे। तो क्या कहते हैं, 2 बिल्स बढ़ा लें। एक बिल कर लें 10 मिलियन का और एक कर लें आखिरी 50 मिलियन का दोबारा। तो इस तरह क्या होगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको जब 2 बिल और मिल जाएंगे तो आपका 25 मिलियन का मजीद बिल मिलने के बाद आपका पूरा 100 मिलियन का खर्चा हो जाएगा। और वो 100 मिलियन का खर्चा होने के बाद क्या होगा, आपका 100 मिलियन का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा बेटा, रेडी होगा। प्लस उसमें बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? जवाब दीजिए। तो एक बिल आपको मिलना है फिर कहां पर,
सितंबर 30 को 2010 में, तो आपको 4 बिल्स दिए हैं, उन 4 बिल्स को आप 6 बिल्स कर दें, तो आप लिख दें सितंबर 30 2010 को आपको बिल मिल रहा है एक और 10 मिलियन का, और फिर आपको 31 दिसंबर 2010 को एक और बिल मिल रहा है कितने का, 15 मिलियन का। क्लियर? जवाब दें। तो दो और बिल मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या है, एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं तो बात बनेगी। और जिन लोगों को डिफिकल्टी हो रही है भाई, बराए मेहरबानी अभी 7 दिन 6 दिन जो भी आपका ब्रेक लगा है ना, इसको रिकवर कर लें, वीडियोस जाइए दोबारा देखिए और रिकॉल करते हुए आ जाइए वापस। शाबाश, ठीक है। तो ये आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे ना सब लोग। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, बाकी बात कल की क्लास में करेंगे अब यहाँ से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।